आप यंगस्टर हैं, मैं बधाई दूंगा कि आपकी परख इतनी ज़बरदस्त थी कि आप मुझे 2000 आदमियों के बीच से खींच के ले आए। गाजीपुर बॉर्डर पर जब आप आएंगे तो आपको किसान और किसान के नेता तो मिलेंगे ही, मगर कई ऐसे भी लोग मिलेंगे जिसकी वजह से देश का कृषि क्षेत्र बढ़ रहा है और देश में जितना कृषि क्षेत्र में ग्रोथ हुआ है वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ वो अपना परिचय खुद बताएंगे और ये बताएंगे कि इन्हीं लोगों की वजह से आज अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है तो एक साइंटिफिक रिफॉर्म और एक साइंटिस्ट की वजह से ही हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बूस्ट कर रहा है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि जब आप पूषा में फार्मर साइंटिस्ट थे तो कभी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में किसान एक दिन सड़कों पर उतर जाएंगे अपने हक और हुकूक मांग के लिए? नहीं, कभी नहीं सोचा था, ये तो सपनों की बात भी नहीं थी। छोटे मोटे आंदोलन किसानों के चलते थे, गन्ने को लेकर और दूसरी समस्याओं को लेकर, जो अपनी फसलों को वो बेचने में जो उनके कई विवाद होते थे उसको लेकर चलते थे। लेकिन पूरा देश इस तरह से एकजुट हो जाएगा और उस सच्चाई को पर्दा डालने के लिए पूरी सरकार मैदान में उतर जाएगी, ये तो कभी नहीं सोचा था। ग्राउंड की सच्चाई समझनी चाहिए थी और समझनी चाहिए। आप पूषा में साइंटिस्ट रहे हैं, ये बताएं कि पूषा एक्चुअली वर्क करता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो पूषा में जो रिफॉर्म होने वाले हैं वो अभी वक्त जो पूषा में चल रहा है, खासकर आपने बोला धान को लेकर अलग बात, आप लोग कैसे देखते हैं जब तीनों कानून का एक तरफ किसानों का बोलना है कि ये तीनों कानून किसानों के लिए ख़राब होने वाले हैं, वहीं सरकार का कहना है कि भविष्य में ये तीनों कानून ही इन छोटे मंझोले किसानों के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं? देखिए, एक वैज्ञानिक और एक कानून निर्माता में एक मूलभूत फ़र्क होता है कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाले जो हैं वो आर्थिक चीज़ों को समझने वाले लोग होते हैं। मैं तो एक मिट्टी का वैज्ञानिक हूँ, पानी और मिट्टी का। तो लेकिन जो सबसे बड़ी खामी मुझे इस कानून में नज़र आ रही है वो ये है कि सरकार ने जब इस कानून को बनाया तो उनके ध्यान से ये बात निकल गई कि एग्रीकल्चर के अंदर 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 50 से ज़्यादा विषय हैं और एग्रीकल्चर उन सब के एक संयुक्त रूप से जब उसका प्रयोग खेत के ऊपर किया जाता है तब एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट निकल के आती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिस्ट को पकड़ा और इकोनॉमिक्स वाले को क्या पता कि भाई जो दूसरी समस्याएं हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की हम बात करते हैं। सपोज एक किसान और या एक गांव का हमने 5 हेक्टेयर ज़मीन को एक किसी इंडस्ट्री वाले ने आके कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में टेक ओवर किया और उसने अपनी एक्टिविटी वहाँ पे शुरू कर दी। पहली बात, जो उस पर आधारित जो लेबर वहाँ पे काम करती है 43 करोड़ के आसपास वो है, शायद 14 करोड़ के आसपास वो कुछ है, तो उसका भविष्य क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचा गया। फिर जब वो आके उसमें खेती करना शुरू करेगा तो वो तो पूरे को उसमें इंडिविजुअल फार्मिंग होंगी, तो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले तो उसकी ओनरशिप तय हो। वो तो 10 हेक्टेयर में आके अपना बड़ा एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चलाएगा, डोलबंदी को ख़त्म कर देगा, तो उसकी ओनरशिप कहाँ गई? फिर वो बाद में लड़ते रहेंगे, मेरा खेत यहाँ तक था, मेरा खेत वहाँ तक था। तो जीपीएस बेस ओनरशिप होनी चाहिए थी इसमें हर एक इंडिविजुअल किसान की कि इस जीपीएस पे इसका खेत है, इस जीपीएस पे इसका खेत है, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए था। फिर जब वो आएगा और एक क्लस्टर बना के वो पूरे उसमें अपनी खेती शुरू करेगा, बड़े बड़े इक्विपमेंट लाएगा और बड़े बड़े पंप लगाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे पानी भी चाहिए और उसको वहाँ पे जो है अपना लेबर फ्री जो है लो कॉस्ट इनपुट वाली खेती चाहिए। वो सबसे पहले पूरा क्लस्टर को एक बनाएगा, एक बड़ा फार्म बनाएगा और उसके बाद वो उससे अधिक पैदावार लेने के लिए सीड यूज करेगा। कौन से सीड करेगा, किस तरह से करेगा? हाई यील्डिंग वाले करेगा, हाई यील्डिंग करेगा। अब सवाल ये है कि जब आपने किसान की मिट्टी को उठा के उसको सौंप दिया, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो उस पर हक तो देश का होता है, लेकिन किसान भी उसका लगान देता है और वो उस लगान के बदले उसको बोर जोतना करता है। वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। अरे जब तुम राष्ट्र को संभाल रहे हो तो उस राष्ट्रीय धरोहर की चिंता आपको करनी चाहिए थी। आप पहले उस मिट्टी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एनालिसिस कराएं कि
उसका फिजिकल एनालिसिस कराएं, क्या टेक्सचर है, क्या स्ट्रक्चर है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितने तत्व हैं, कितना उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसका ओरिएंटेशन क्या है, टेक्सचर स्ट्रक्चर क्या है उसका। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग हो। अगर वो आके उसमें आंख बंद करके अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और इम्बैलेंसिंग करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट के फर्टिलाइज़र क्या क्या नहीं वो डालेगा उसको एक्सप्लोइट करने के लिए, तो वो तो उसके साथ खेल खेल के 5 साल में चला जाएगा। अब ये बताइए 5 साल बाद जब वो वापस किसान को जाएगी या 10 साल बाद किसान को जाएगी, तो वो तो उसमें कुछ नहीं उगा पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसको केमिकल प्रॉपर्टीज से क्यों नहीं अटैच किया गया। सर, एक सवाल है कि आप सॉइल एक्सपर्ट हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आपने अभी मन से एक बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए जो बिजनेसमैन आएंगे वो अपने तरीके से जितने भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे यूरिया हो, सभी फर्टिलाइज़र हो, वो देंगे कि चाहे जितना ज़्यादा इनके ऊपर एक प्रॉफिट हो, हमारा फर्टिलिटी रेट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो सामान को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी बढ़े। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए एक कंपनी अगर किसी किसान को पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र देते हैं वहाँ से आपके क्रॉप्स कल्टिवेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा फिर कोई दूसरी कंपनी आएगी, फिर वो अलग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, तो आखिरकार वो सॉइल को ही वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना सर, जो ज़मीन है किसानों का। जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये स्पष्ट नहीं है इस कानून में, कहाँ स्पष्ट है कि किसान खेती करके उसको उगा के देगा, ये तो स्पष्ट है ही नहीं। वो तो आएगा और एक क्लस्टर बनाएगा, एक गांव का, 2 गांव का, 2, 4, 10, 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाएगा और उसमें एज ए होल खेती करेगा, वो तो तभी उसको फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल किसान का तो नहीं है वो। हेक्टेयर से तो 70% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो क्या होगा? कंपनियां तो नहीं, पूरे गांव को इन्वॉल्व करेंगे। देखिए उसका क्या होगा, वो तो एबोलिश होगी, वो तो उसके कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पे एबोलिश होगी। तो वो तो ये है कि जब जब बड़े किसानों ने या किसी गांव के 60% 70% किसानों ने ये कह दिया कि भाई ठीक है हमने इस कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो बेचारा 2 बीघे वाला, 4 बीघे वाला, आधा एकड़ वाला, उसकी क्या हस्ती है, उसको भी देना पड़ेगा। वो तो बहुमत के साथ सब कुछ जाता है, उसको भी देना पड़ेगा। लेकिन वो देने के बाद आपका न सिर्फ मिट्टी एक्सप्लोर होगी, आपका पानी एक्सप्लोर होगा। कहाँ इसमें कानून में लिखा है कि वो ड्रिप लगाएगा, वो स्प्रिंकलर लगाएगा, वो पॉली हाउस लगाएगा, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करेगा, वो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिक सेव करेगा? कहाँ लिखा है इसमें, कहीं स्पेसिफाई है क्या? मैंने तो पूरा पढ़ा, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया ये। तो ये जो आनन फानन में, देखिए कृषि के ऊपर कानून बनाने के लिए उसके हर क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ बात करनी चाहिए थी, और इसमें वेन और आर्टरी वाटर का सिस्टम होना चाहिए। वेन आर्टरी वाटर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो पानी आपका गांव से, घरों से आपका निकल के आ रहा है, उसको आप एक तालाब को, स्वच्छ तालाब में इकट्ठा करो, गंदा है उसको ट्रीट करो, और जो वेन से निकल के आया गंदा, उसको स्वच्छ करके आर्टरी में बदलो और इरिगेशन के लिए लेके जाओ। और जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लोटेशन कम होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो, उसकी बाध्यता कहाँ है? वो आएगा फ्लड से। ऐसे ही देखिए, जो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब का क्षेत्र है, ये सरकार के पास सारी रिपोर्ट है, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट देखो आप, मुझे लग रहा है कि उसको भी इन्होंने नहीं कंसिडर किया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ है शीशे की तरह कि हमारे किस जोन में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, या किस जोन में या किस प्रदेश में कितनी गहराई पर आर्सेनिक की चट्टानें हैं। आप बंगाल से देख लो, आप छत्तीसगढ़ में देख लो, आप वेस्टर्न यूपी देख लो, बलिया, बस्ती, पूरा आर्सेनिक से वहाँ की चट्टानें भरी पड़ी हैं। पंजाब, मेरठ। सर, आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात कर रहे थे तो सरकार को, साइंटिस्ट से भी ये बात समझनी चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां आएंगी तो वो प्रॉफिट के लिए जाने वाले हैं? हाँ, यही तो है, सरकार को नेचुरल रिसोर्स का ध्यान रखना चाहिए था। कानून में किसान पर थोपने से पहले कंपनी पे नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट का कानून थोपना था। मिट्टी और पानी, ये बताइए किस तरह से यूज़ करेंगे, बताइए, क्या खुद बताएं उसको सरकार कि इस तरह से यूज़ करना है आपको। अब वो आएगा आपका पूरा फ्लड इरिगेशन से, सपोज उसने पूरा आपका 15-20 हेक्टेयर को उसने
पानी का बड़ा पंप लगाया और उससे फ्लड इरिगेशन से उसने करना शुरू कर दिया। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या 10, 12, 15% होती है, 85% तो हवा में उड़ा। कुछ प्लांट ने अपटेक किया, ट्रांसपायरेशन से उड़ा दिया। कहाँ एफिशिएंसी रहेगी? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सरकार का कहना है कि जो क्रॉप्स वो स्टोर करने वाले वो बेनिफिशियल इसलिए है ताकि बहुत ऐसे क्रॉप्स होते थे जो स्टोरेज की कमी की वजह से वो बर्बाद हो जाते थे। अब किसानों को ये फ़ायदा मिलने वाला है कि बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, उसमें किसान अपने क्रॉप्स को स्टोर कर सकते हैं, तो उनकी जो किसान फसल है वो बर्बाद नहीं होगी। देखिए, सरकार कंपनी वालों से क्यों कह रही है वेयर हाउस के लिए? सरकार खुद को नहीं वेयर हाउस बना के दे देती किसानों को। किसान सहकारिता में खेती कर सकते हैं, करते भी आए हैं, करते भी हैं। तुम किसानों एफपीओ बना रहे हो आप। सरकारी मंडियों में तो अनाज सड़ रहे हैं। देखिए सरकारी मंडियों में ये तो एफसीआई जवाब देगी वो क्यों सड़ रहे हैं। एफसीआई को अपने क्षमता बढ़ानी चाहिए थी, उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए थी, उसको सेव करने के लिए प्लेटफार्म अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए थे। तो उसके इसलिए किसान थोड़ी जिम्मेदार हैं। उसने तो -5 डिग्री पे जाकर और -1 डिग्री पे जाकर रात को खेत में पानी बलाकर देश को खाने के लिए दिया है। तो उसमें उसकी गलती कहाँ है? तो उसको अगर एफसीआई एमएसपी के नाम पे लेके और बर्बाद करती है तो उसमें किसान की क्या जिम्मेदारी है? अब वो तो सरकार उनसे जवाब मांगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। एमएसपी पे सवाल है कि सरकार का कहना है कि अगर हम 23 फसलों पे एमएसपी देते हैं तो हमें $15 बिलियन का डिफिसिट पड़ेगा, दबाव पड़ेगा देश के रेवेन्यू पे। सर, क्या लगता है कि सरकार जो चाहती है कि एमएसपी पे हम पैसे ना दें, ये कितना उचित है? सरकार तो चाहती ही नहीं कि हम एमएसपी, वो तो चाहती जितना सब्सिडी हो वो घटाया जाए एमएसपी को। देखिए, सरकार अगर एमएसपी पे कानून बनाए ना बनाए, वो व्यापार को कंपनी के लिए इसको थोप रही है। भाई ये कंपनी आएंगी, खेती करेंगी, खरीदेंगी, तुम्हारी चली जाएंगी। तो जो कंपनी जो काम करके वैल्यू एडिशन करेगी प्रोड्यूस का, उसके लिए आप किसान को क्यों नहीं प्रमोट करते हो? भाई जो एक्सपोर्ट वो करेगी, आप किसान सब उसे एक्सपोर्ट कराओ ना। सरकार वहाँ अपनी भागीदारी करे ना। सरकार जिम्मेदारी से क्यों मुकर रही है? फिर सरकार आगे आए, सरकार बनाए इसको। कहानी जो बताई मंच पे जीआई टैग को लेकर, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह सरकार के एक बचकाना हरकत या बिना अच्छे से सोचे समझे अगर वो कर देते तो हमारे देश की कितनी बड़ी बदनामी होती। देखिए, जीआई टैग के लिए ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक संघर्ष था, जिसमें हमारे कुछ जाने माने वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज़ को वैज्ञानिक रूप से चाइना और अमेरिका के अगेंस्ट, हैदराबाद के अंदर इसकी कई दौर की मीटिंग चली थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एक जो न्यायालय होता है जो किसी देश को एकाधिकार देता है किसी क्रॉप के ऊपर, तो उसका एक न्यायालय के ऊपर भारत को ये अपना पक्ष रखना था कि हमारे जो एंशिएंट हैं, जो हमारे बुजुर्ग हजारों साल से जो खेती करते आए थे, उन्होंने ही इस बासमती को पहचाना था और इसकी खेती करनी शुरू करी थी। इसका एक वैज्ञानिक तथ्य रखना था। अब आप समझिए कि उन वैज्ञानिकों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी चाइना जैसे और अमेरिका जैसे देश को वैज्ञानिक तर्क देने में और वैज्ञानिक सबूत देने में। और हमने चाइना और अमेरिका से जीआई टैग छीन के अपने किसानों को परोसा, और उस परोसे में जो प्लेटें बांटी गई वो क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की बात थी, तो वो वहीं पे इम्प्लीमेंट होगी जहाँ पे बासमती की खेती होती है। यानी उत्तराखंड, जो पूरा देहरादूनी बासमती सब वेल नोन है, पूरी बेल्ट के अंदर होता है। तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और आपका ये पश्चिमी यूपी के 17 ज़िले, इनको जीआई टैग मिला। और जीआई टैग मिलने की वजह से इनका पूरा गल्फ़ के लिए और पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मतलब वो एक स्टैंडर्ड बना कि जीआई टैग का एक स्टैंडर्ड बना कि भाई इंडिया के अंदर ही ओरिजिनल बासमती पैदा होता है। और वहाँ पे जो वहाँ का इकोसिस्टम है, स्पेशली मैं कहूँगा कि सूरज से मिलने वाली रोशनी, पानी की गुणवत्ता, यहाँ की आबो हवा, ये ही इसके अंदर एरोमा पैदा करती है, वो खुशबू पैदा करती है। सब जगह नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं तो फाइटोट्रोन एक्सपर्ट हूँ, सोयल साइंस का तो हूँ, लेकिन फाइटोट्रोन एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट उगाए जाते हैं। और पूसा संस्थान में एक नेशनल फाइटोट्रोन फैसिलिटी है जिसके अंदर मैंने 22 साल काम किए, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ
कि आज इस देश का कोई भी आदमी अगर चावल या रोटी खाता है तो उसको डॉक्टर राजेंद्र सिंह के पसीने की खुशबू आती है, क्योंकि जितनी भी वैरायटी निकली हैं, आप 29-67 को देख लो, 11-21 को देख लो, 15-09 को देख लो, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके सामने बैठकर राजेंद्र सिंह बात कर रहा है। वरना मैं सौभाग्यशाली हूँ। राजेंद्र सिंह कभी रेस प्रेस मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ता है। मैंने अपना मेरा समर्पण इस देश के लिए, जब इन वैरायटियों का ये इतनी तेज़ी से क्यों आई, पहले से इतनी वैरायटी नहीं आती थी, अब इतनी तेज़ी से क्यों आई, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है फाइटोटोन, जिसमें एक क्रॉप को जब हम क्रॉस बनाते हैं तो बाहर हम साल में गेहूं का एक क्रॉस बना पाते हैं, हम राइस का भी एक क्रॉस बना पाते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से 3 या 4 क्रॉस एक साल में बन जाते हैं और वैरायटी पैदा करने की स्पीड 4 गुनी हो जाती है। और इस टेक्नोलॉजी का अकेला एक्सपर्ट आपके सामने बैठा है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। पूरी दुनिया में दावा करता हूँ, दर्शक के लिए बड़ी बात है, सुन लें। आप हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, मैं पूरी दुनिया के लिए दावा करता हूँ कि इंडिया की जो जीनोटाइप है, इसमें राइस के ऊपर, व्हीट के ऊपर कोई फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन करके दिखा दे। मैंने अपने जीवन के 35 साल कीमती इस देश की रिसर्च को दिए हैं और अपनी लेफ़्ट किडनी मैंने दान में दी है। मेरी लेफ़्ट किडनी इसीलिए रिमूव हुई, जो मुझे इस देश को दान करनी पड़ी, क्योंकि रिसर्च में मैं जिस खतरनाक केमिकल और जिस खतरनाक चीज़ों से खेलता था वो मेरी लेफ़्ट किडनी खा गई है। 2014 में मेरी लेफ़्ट किडनी रिमूव करानी पड़ी थी मुझे। तो कुछ ऐसे साइलेंट सिपाही हैं इस देश के, ज़रूर आप में वो लोग हैं जो बोलते नहीं हैं, वो अपना काम करते हैं और करके निकल जाते हैं, और उनको नेम और फेम की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो हम तो उनमें से हैं। आप मौका मिला, मैंने देखा, हम वही पत्रकार हैं जो छिपे हुए हुनर हो, जो छिपी हुई खबर हो, उसी को तो दुनिया के सामने लाने हमारा काम है। आप यंगस्टर हैं, मैं बधाई दूंगा कि आपकी परख इतनी ज़बरदस्त थी कि आप मुझे 2000 आदमियों के बीच से खींच के ले आए। वो कहानी ज़रा आगे कंटिन्यू करें, वो जीआई टैग वाली। हाँ, तो जीआई टैग के लिए लड़ाई करके हमने जीआई टैग को इस देश को दिलवाया, जिस वजह से अच्छा दाम मिल पा रहा है। लेकिन उसमें बीच में क्या है कि जो लोग या जो राजनेता जीआई टैग को नहीं समझते, या जिनके सरकार के कार्यकाल में ये अचीवमेंट नहीं हुआ, तो वो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या जो भी कुछ उनका स्वार्थ हो, उसमें ये दबाव बनाते हैं और ऐसी चीज़ें लाते हैं कि जीआई टैग को हमारे राज्य तक प्रसारित कर दो, हमारे इसको जीआई टैग में जोड़ दो। भाई जीआई टैग का तो जीपीएस वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, कि कहाँ पे उगा हुआ पौधे का एक दाना जीआई कहलाएगा। अगर वो 1 मीटर भी दाएं बाएं गया और चाइना अमेरिका को पता लगा कि ये तो उसी स्टेट में भी उगाया गया, तो वो तो 2 मिनट में आपके जीआई टैग को छीन देंगे और अपराधी कहलाएगा देश, अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाला कहलाएगा देश। तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। सरकार को समझना चाहिए ना, राजनीतिक स्वार्थ अलग है, राजनीति अलग है और देश की चीज़ें अलग हैं। तो सर, ये शिवराज सिंह चौहान, जब मध्य प्रदेश की बात है तो आप कह रहे हैं, देखिए वो एक राजनीतिज्ञ हैं, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन मुझे कहीं से किसी ने बताया कि शिवराज जी जो हैं वो दावत वाले जो कोई कंपनी है वो भी चाहती है कि भाई हमको भी जीआई टैग मिले, तो लेकिन वो संभव नहीं था। तो उसमें कुछ प्रयास किए गए कि भाई ये जीआई टैग मिले। आने वाले जो तीनों कानून हैं, इन्हें आपको कैसा लग रहा है? आप एक साइंटिस्ट के तौर पर देख रहे हैं, आप इसमें तो राजनीति भी खूब हो रही है सर। एक देश के फायदेमंद के लिए ये तीनों कानून, सरकार को क्या तीनों कानून वापस ले ही लेना चाहिए, या कुछ प्रावधान या अमेंडमेंट करके भी कोई अच्छा रास्ता निकल सकता? आमूल चूल परिवर्तन चाहिए उसमें। वो सरकार वापस लेके करे या किसानों को मिल के उनके साथ करे, लेकिन परिवर्तन तो आमूल चूल होना चाहिए। और इसमें वैज्ञानिक समूह, उन वैज्ञानिक समूह को सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं, दिक्कत ये है कि ये सरकार ने सिर्फ इकोनॉमिस्ट को, आपके नीति आयोग में कौन है? इकोनॉमिस्ट। आपके सलाहकार जो हैं वो मोस्टली इकोनॉमिस्ट हैं। मैं तो सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि जो प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, आपका जो एमएसपी की बात है, जिस पर कानून की बात है, उसके अंदर मेरा ये सुझाव है कि सरकार एमएसपी के लिए जो औसत मूल्य किसी भी क्रॉप के लोकल बाज़ार में या आपके पिछले एमएसपी में 5 साल तक जो रहे हैं,
उसको एक स्टैंडर्ड बनाए, आज की तारीख में उसको स्टैंडर्ड बनाए और उसको अटैच करे, उसको टैग करे प्राइस इंडेक्स के साथ। क्योंकि किसान तो साबुन तेल सब खरीदेगा जैसे हम भी खरीदते हैं, सरकार में भी सभी को डीए मिलता है, तो इंक्रीमेंट की बात तो इसमें नहीं है, लेकिन प्राइस इंडेक्स से डीए मिलता है। तो इस प्राइस के साथ इसको जोड़ा जाए, ये मुझे लगता है कि ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और जो जो चीज़ या जो लाभ इंडस्ट्री वालों को ये देने के बाद सरकार देख रही है, उसमें अगर सरकार किसानों के साथ एफपीओ के साथ इनके प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करा के और इनको प्रमोट करके बताए, तो इनको, इनके बच्चों को और इनको और दूसरे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और आपको क्वालिटी भी मिलेगी। तो उस तरफ सरकार चले, एफपीओ बना के सरकार के सहकारिता के साथ मिले। तीसरे, जो जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की जब बात आई है, तो उसमें सरकार ये एश्योर करे आपको जो करना है आप करो, लेकिन ये जो मिट्टी में काम किया है, मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, मिट्टी का वैज्ञानिक हूँ, पानी का वैज्ञानिक हूँ, मेरे देश की मिट्टी और पानी जो किसान, मैं और आपके जीवन को बचाएगी, उसको बचा के चलो और अगली संतान को और अगली आने वाली पीढ़ी को बचा के चलो। अगर मिट्टी सही है और पानी सही है तो आप देश के सपने देख लेना, नहीं तो आपको जो 16 तत्व पौधे के अंदर होते हैं उसमें से 3.25 तत्व ही आपके पौधे में जाएंगे, और जिंक और उनकी टैबलेट और कैप्सूल पूरे देश में आप बांटते रहना, और फिर मत कहना कि हमारे फूड न्यूट्रिशन का क्या हुआ, हमारे बैलेंस न्यूट्रिशन का क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र सिंह जैसे लोग नेपथ्य में रहकर हमारे देश के कृषि सुधार के लिए इतनी बड़ी बड़ी काम करते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बस मूल चूल परिवर्तन और बातचीत के ज़रिए ये पूरा मसला हल हो सकता है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।